वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम जान लेते हैं पहले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वो कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो देखिएगा, किसी ठोस आकृति का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक आकृति है, ये एक संरचना है, ये बेलनाकार है। तो इसके द्वारा अब जितना भाग हमें इसका दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए अब हम इसमें देखें तो इसमें हमें ये पूरा भाग इसका दिखाई दे रहा है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो जब इसका हम पूरा ही भाग देख पा रहे हैं तो वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन अगर इसको जमीन पर इस प्रकार से रखा जाए तो इसके अलावा अब इसका जो भाग हमें दिखाई देगा, कौन सा? चारों तरफ से हम इसे देख सकते हैं और ऊपर से भी देख सकते हैं। तो इस कारण से यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। उसमें भी ऊपर और नीचे वाले भाग को नहीं गिना जाता, इसलिए वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, वक्र का मतलब है जो चारों तरफ हो, तो चारों तरफ के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ भी होता है, साथ में ऊपर का तल और नीचे का तल भी शामिल होता है। तो एक चीज और बता दें हम आपको कि यहां पर जो हम ये क्षेत्रफल निकालते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हम यहां इसमें सवाल जो करने वाले हैं वो होता है घन के लिए, घनाभ, उसके अलावा बेलन, शंकु, गोला, ये वो आकृति हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी घन के सवाल बहुत कम होंगे आपके पास। सबसे अधिक सवाल घनाभ, बेलन, शंकु और गोला के पूछे जाते हैं, जिसमें हम इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को जानेंगे, क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि जो हमारी प्रश्नावली है वो कैसे इनसे संबंधित होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इनके जो सूत्र हैं वो क्या होंगे। हम आपको अभी ये सूत्र लिख कर देते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर ये सूत्र आपके लिए लिख दिए हैं। ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र। कौन से पृष्ठीय क्षेत्रफल में? पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में यहाँ पर जो ये सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में आयतन भी है इनमें। ये आयतन क्या होता है, जैसे ही हम आयतन के पॉइंट पर पहुंचेंगे तब आयतन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप सूत्र देख सकते हो। यदि घन की आकृति है तो उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर इन सभी आकृतियों के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने यहाँ दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है, और इनका जो आयतन है वो यहाँ लिख दिया गया है। आप इनको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम जो इसके बाद इस चैप्टर में अगले पॉइंट्स की बात करेंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। हो सकता है हम आपको एक या दो सवाल जो हैं वो करके भी देखें हम, तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे अगले पॉइंट को। तो देखिए, यहाँ पर हमने अगले पॉइंट पर हम आ चुके हैं, जो है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमने यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं। इन चित्रों के आधार पर हमें समझना होगा। तो जो इससे पहले हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने सभी सूत्रों को समझा है, उसमें से हम यहाँ किन सूत्रों का प्रयोग करें ताकि इनके लिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकें। तो देखिए, जैसा कि पहला चित्र दिया हुआ है, इसे समझने के लिए आपको इसे अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा, तब आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिएगा, यदि इसको अलग अलग भागों में बांटें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहला भाग इसका कुछ इस प्रकार का है। तो इसमें जो ये भाग होगा ये बनेगा बेलन, ये एक बेलनाकार आकृति है। उसके अलावा इसके बाद जो भाग इसमें लगा हुआ है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो एक अर्धवृत्त है। इसके बाद यहाँ पर भी एक भाग ऐसे लगा हुआ है, जो दूसरा भी क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो इसमें दो अर्धवृत्त और एक बेलन दिया हुआ है। तो इसका जब भी हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे दो अर्धवृत्तों, इसमें अर्धवृत्त की जगह अर्धगोला रहेगा, ये गोला है, दो अर्धगोला या फिर अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस सूत्र से हम यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है उसका प्रयोग करना, उसका दोगुना करेंगे, और उसके बाद में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें वो हम लगा देंगे। तो इसके बाद अब अगली आकृति है,
जो अगली आकृति अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो भाग हैं अगली आकृति में भी। दो भाग कौन कौन से हैं? ऊपर वाले भाग को देखें तो फिर से ऊपर वाला जो भाग है वो एक अर्ध गोले का भाग दिया हुआ है इस प्रकार से, और उसके नीचे वाला जो भाग है वो एक शंकु का आकार दे रखा है। तो यहाँ पर अब हमें जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें यहाँ पर इन दोनों का ही जो क्षेत्रफल है उसका प्रयोग करना होगा। तो इसको कैसे, इसके लिए सूत्र जो है वो क्या बनेगा? इसके लिए जो सूत्र है वो बनेगा अर्ध गोले का क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम इस सूत्र का प्रयोग करके इस आकृति का क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके जो क्षेत्रफल है वो पहले ही लिखा दिए हैं। आप इन पर बस इस क्षेत्रफल को रखें और उसके बाद जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सवाल में पहले से दिया हुआ होता है कि ऊंचाई कितनी है, आर कितना दिया हुआ है, जो त्रिज्या होती है, वो सभी चीजें पहले से हमारे सामने मौजूद होती हैं सवाल में, तो उनको वहां से प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो ये सवाल कैसा है, इसमें यहाँ एक बेलन बना हुआ है। बेलन बनने के बाद में इसके ऊपर एक अर्धगोला काटा गया इसके अंदर से, और ऐसा ही एक नीचे से एक अर्धगोला काटा गया। इसका मतलब है इसमें एक बेलन है जो वक्र पृष्ठ बनाता है और दो अर्धगोला बने हुए हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से या फिर इसका प्रयोग करके हम यहां पर इस आकृति का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो जो ठोसों के संयोजन थे, इसका मतलब था यहां पर जो आकृतियां वो एक से अधिक होंगी। एक ही प्रकार की आकृति नहीं है, अलग अलग प्रकार की दो आकृतियों को या तीन आकृतियों को एक साथ लिया जाएगा और उसके बाद जो नई आकृति बनेगी उसके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हो सकता है? वक्र पृष्ठ पूछेगा तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इनके लिए जो सूत्र हैं एक जैसे ही सूत्र काम आएंगे। बस हमें ध्यान रखना होगा कि आकृति कौन कौन जो एक संपूर्ण आकृति है ये किस आकृति से मिलकर बनी हुई है। अगर यहां पर तीन आकृति हैं तो तीनों को ध्यान से समझना है और उसके लिए सही सूत्र का प्रयोग करना होगा। सवाल जो है इसके ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन अगर आप आकृति को नहीं समझ पाए तो सवाल कठिन हो जाएगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। जो हमारा अगला पॉइंट है वो होगा आयतन। अब हम जानेंगे कि आयतन जो है वो क्या होता है, और आयतन के सूत्र हमने पहले से लिखे, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो देखिए ये है आयतन। आयतन में क्या है कि किसी भी ठोस आकृति की जो धारिता है, किसी भी ठोस आकृति की जो धारिता होती है, धारिता कैसे कहते हैं, जैसे कि पानी की एक बोतल है, कोई भी पानी की जो बोतल होती है उसमें वो ठोस एक आकृति है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, या फिर उसको अगर वह पूरी लोहे की बनी हुई है तो वो उसमें कितना लोहा काम में लिया गया है, अगर वो प्लास्टिक की बनी है तो वो उसमें कितनी प्लास्टिक काम में ली गई है पूरे को बनाने में, तो उसे उसकी धारिता कहा जाता है। धारिता का मतलब वैसे होता है कि धारण करने की क्षमता, कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, समा सकती है, उसे उसकी धारिता कहते हैं। या फिर दूसरा हम समझ सकते हैं किसी ठोस के द्वारा ऊंचाई में घेरा गया कुल स्थान उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि हमारे सामने एक मार्कर है, मार्कर को अगर ऐसे हम जमीन पर रखें, ऐसे हम हाथ पे रखें, तो इसने अपनी ऊंचाई पर कितनी जगह घेर ली है, इस पूरे कमरे में या फिर इस पूरी जगह में से कितनी जगह ऐसी है जो ये एक आकृति है अपने पास रखती है, जितना भी स्थान ये घेरती है वो इसका आयतन कहलाता है। इसी को आयतन कहा जाता है। आयतन के लिए हम यह सूत्र भी काम में लेते हैं जो होता है आयतन बराबर से आधार का या फिर आधार की आकृति जो होती है उसका क्षेत्रफल और गुणा उसकी ऊंचाई। जैसे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा होता है, वृत्त की तरह, तो जो इसका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल जो भी होगा उसका गुणा ऊंचाई से अगर हम कर दें तो वह इसका आयतन कहलाएगा। ये हर एक आकृति के लिए काम करता है, और जो आयतन है उसको हमेशा लिखा जाता है इकाई क्यूब में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर तीन चीज काम आती है। क्षेत्रफल लिखने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई जैसे दो इकाई काम आती हैं, उसके बाद इसमें जब ऊंचाई भी शामिल किया जाता है तो इकाई तीन हो जाती है, इस कारण से इकाई क्यूब इसको लिखा जाता है। अगला है हमारा पॉइंट जो है वो है एक ठोस से दूसरे ठोस में रूपांतरण। इसमें जो सवाल दिए जाते हैं इसमें विशेष रूप से कुछ नया नहीं है, बस इतना है कि मान लीजिए हमारे पास ये जो मार्कर है,
ये मार्कर जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन अगर इसको अब हम एक क्यूब में, एक घन में परिवर्तन करना चाहें तो वह जो घन होगा उसका आकार कितना होगा, उसकी जो भुजा है वो कितनी होगी। तो इस प्रकार से जब भी कभी ध्यान रहे एक ठोस से दूसरे ठोस में जब रूपांतरण किया जाता है तो जो आयतन है हम लिख सकते हैं कि आयतन स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि जो आयतन है वो कभी नहीं बदलता। अगर इसका आयतन पहले से ही हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमेशा 5 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। और नई आकृति जो बनेगी इसके द्वारा, इससे जो नई आकृति बनाई जाएगी ठोस, उसका भी आयतन 5 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, उसके बाद हम कुछ सवाल भी हल करके जरूर देखेंगे। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है छिन्नक के बारे में, जो शंकु से बनाया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं छिन्नक की। जो छिन्नक है वो कैसी आकृति होती है? जो शंकु है, शंकु से छिन्नक का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखो, शंकु जो दिया हुआ है, यदि आधार के समांतर जो तल है, आधार जो है हमारा ये रहा, इसके समांतर यदि इसको हम काट दें, तल द्वारा काटा शंकु है जो ऐसा दिखाई देगा, काट देंगे तो इसके दो अलग अलग भाग हो जाएंगे। दोनों अलग भाग होने के बाद जो नीचे वाला भाग है जो आधार के साथ रखा हुआ है, जो अलग भाग होगा उसी को छिन्नक कहा जाता है। अब इस छिन्नक में नीचे ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आप इसे समझें ऊपर से, जी यहां से समझ लीजिए, चाहे से यहां से, और यहाँ एक केंद्र होगा। इस प्रकार से जब इसको मिलाया जाएगा ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, और जब इसे तिरछा मिलाया जाता है तो इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। उसी प्रकार से इसके पास वो है केंद्र, यहाँ भी होगा। यहाँ क्यों होगा? क्योंकि जब यह रेखा यहाँ से निकल के जाती है तो बीच में कहीं ना कहीं इस रेखा से वह बिंदु भी प्राप्त हो सकता है, तो वही यहाँ भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये इससे यहाँ मिला होता है। यहाँ इस नीचे वाले आधार जो है वो भी एक वृत्त है, ऊपर वाला आधार भी एक वृत्त है। तो नीचे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने कैपिटल आर रखी है। कैपिटल आर का मतलब है बड़े आर के रूप में उसे लिखा है, और जो ऊपर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसे हम स्मॉल आर, छोटे आर के रूप में उसे हम लिखेंगे। इस प्रकार इसका जो सूत्र है वो यहां बनता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इस प्रकार से निकाला जाता है। एल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो इस सूत्र से निकालते हैं। इसके बाद आयतन आता है, आयतन इस सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इस प्रश्नावली से जुड़े कुछ सवाल करके देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यह प्रश्नावली में जो सवाल है वो कैसे काम करते हैं और यह प्रश्नावली किस प्रकार के सवालों को करवाती है। तो देखिए अब हम सवाल पर आ चुके हैं। हमारा सवाल है कि आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। ये एक ब्लॉक है जो दो ठोस हैं, इसमें एक ऊपर दिया हुआ है एक नीचे दिया हुआ है, दो ठोसों से मिलकर बना है। तो इसमें एक तो घन है, घन कौन सा है? नीचे वाली जो आकृति है वो एक घन दी हुई है, और दूसरा अर्धगोला है, जो ऊपर रखा हुआ है वो एक अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर का, जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब ये ध्यान रहे, जब ये घन दिया हुआ है तो इसकी प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर की ही मानी जाएगी, और इसके ऊपर रखे हुए अर्धगोले का जो व्यास है वो 4.2 है। ये जो व्यास है ये 4.2 है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी कभी संयोजन की आकृतियां होती हैं, जब दो से अधिक आकृतियां एक साथ हों और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन पूछ लिया जाए, तो क्या करना होगा उस कारण, उसमें हमें पहले उसके लिए सूत्र बना लेना है जो सूत्र उसमें काम करता है। तो पहले दी हुई चीजें लिख लीजिएगा। तो दी हुई चीजों में क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया गया है, या फिर ये लिख सकते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। तो हम इसमें लिखेंगे घन की भुजा बराबर से 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा दूसरा क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है अर्धगोले का व्यास, तो इसमें लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर से 4.2/2 हो जाएगी, क्योंकि ये व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो इसको हम त्रिज्या मान लेंगे। अब इसके बाद इसको हल करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसको जो इसके लिए जो सूत्र बन सकता है वो होगा, इसमें हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। इसका मतलब इसमें सभी क्षेत्रफल में सभी इसकी जो भाग थे वो आ चुके हैं 6। उसके बाद माइनस करना होगा एक भाग को। अब एक भाग इसमें से हम जो है वो अगर माइनस भी कर दें तो क्या होगा? एक भाग माइनस करने की वजह से
यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है वो वहां से घट जाएगा। अब उसमें से घटने के बाद हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, उसमें जो ये अर्धगोला आ रहा है इस अर्धगोले को हमें ध्यान में रखना होगा कि यह अर्धगोला जो है वहां से घटाया जा सके। तो अब इसके बाद में हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और ये माइनस, अब इसमें से हम घटा रहे हैं क्या, इसमें से एक तल को घटाएंगे, या फिर हम एक तल को अगर नहीं घटाना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं अर्धगोला जब भी कभी बनाया जाता है तो अर्धगोले का जो नीचे वाला तल है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसमें से घटाएंगे सीधे ही वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है, वो अर्धगोले के द्वारा बना हुआ वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो घटाया जाएगा। घटा दिया है। अब उसके बाद में फिर से अब इसमें जोड़ना है प्लस, क्या जोड़ना होगा, अब इसमें जो ऊपर अर्धगोला बना हुआ है उस पूरी आकृति का, अर्धगोला जैसा वो गोल बना हुआ है उस आकृति का क्षेत्रफल इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी देखिए इसका सूत्र क्या बनता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो होता है 6a² माइनस करेंगे πr²। अब उसके बाद प्लस करेंगे 2πr²। अब बस इन सूत्रों में हमने ये सूत्र तैयार कर लिया। अब इसमें बस हमें मान रखना है और उसके बाद ही हमारा जो सवाल है वो हल हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या रख सकते हैं, तो ये रहेगा 6 गुणा a का मान कितना था 5 था, तो इसमें लिखेंगे 5 और उसका वर्ग माइनस पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7 गुणा r का मान कितना है, r का मान 4.2 है, तो इसमें लिखेंगे 4.2/2 गुणा 4.2/2, ये πr² हुआ। प्लस में अब यहां से 2πr² लिखना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस में 2 गुणा 22/7 गुणा, अब जो r² है r² दोबारा से इतना ही रहेगा। यहां अगर हम चाहें ना तो इसमें से इसे हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो πr² है प्लस में, इसमें 2πr² प्लस में और 1πr² माइनस में, इसका मतलब इन दोनों को हल करने पर हमें फाइनली रिजल्ट जो है वो क्या मिल सकता था, 6a² और उसके बाद प्लस में πr², कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। हम चाहें तो इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहां से हटा देंगे, इसको यहां से हटाने के बाद में ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस में बदल जाएगा। ऐसा क्यों किया, 6a² को यहां हल कर लिया, प्लस में πr² इसके अंदर जोड़ देंगे। अब देखो हल करना है, 7 से इसे काट सकते हैं, कितनी बार, 0.6 बार काट सकते हैं। इससे इसे काटा जा सकता है, ये 11 बार कट जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे, 5 का वर्ग करने पर 25 आता है, 25 गुणा 6 करेंगे, 25 की 150, 150 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 150। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लस में। अब उसके बाद इसे हल करें, यहां से इसे हल करने पर यह आ जाएगा 2.1। अब यहां पर हमारे पास संख्या कुछ इस प्रकार से है कि 11 गुणा 0.6 गुणा 2.1। जब आप इसको हल करोगे, देखो अगर आप चाहो तो इसे हल कर सकते हो, और जब वैसे भी यहाँ पे से जब हल करते हो तो ये आएगा आपका 150 और प्लस में ये आएगा 13.86 के लगभग आएगा ये। और उसके बाद जब इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा बराबर से, यहाँ पर हो जाएगा और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 163.86 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सूत्र याद हो, और सूत्र याद होने के साथ में आकृति कैसी दिख रही है, कैसी बन रही है, उसके बाद उसको ऐसा बनाया जा सके। यदि आप ऐसा कर पाओगे तो आपके लिए सवाल भी आसान होंगे। हमने पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, कैसे काम करते हैं, उसके अनुसार आप इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।